हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस टाइम पे क्या है, कौन इसे डिसाइड करता है, कब ये डिसाइड होते हैं और इनकी स्टार्टिंग कब से हुई थी, इन सब बातों की चर्चा करेंगे अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। 1960 के फूड क्राइसिस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो फूड को, जो फूड ग्रेन को, जो स्पेशली सीरियल्स को है ना, जो खाद्यान्न हमारी फसलें होती है उनका प्रोक्योरमेंट कर सके, उनको खरीद सके। तो उस पर्पस के लिए 1965 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसको सेटअप करा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। 1965 में जब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक प्राइसेस के ऊपर लोगों से व्हीट एंड राइस खरीदेगा। अब किस प्राइस पे खरीदेगा ये भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। तो प्राइसेस पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए एक एजेंसी बनाएगी जिसका उस टाइम पे नाम रखा गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसको सेटअप किया गया 1965 में। बिकॉज एफसीआई जो सेटअप किया गया वो क्या करने वाला है, एफसीआई प्रोक्योरमेंट करने वाला है, प्लस पीडीएस जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके थ्रू उसे डिवाइड करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। एंड साथ साथ बफर स्टॉक जो मेंटेन करने के लिए हमें स्टोरेज चाहिए वो भी काम इसको करना है। तो एफसीआई आ गया 1965 में। सेम टाइम पे एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जिसे आज आप सीएससीपी के नाम से जानते हैं, इसका भी सेम टाइम पे एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1965 में। जो मिनिमम प्राइस थे, मिनिमम गारंटेड प्राइस आर फिक्स टू सेट अ फ्लोर प्राइस, है ना, सेट अ फ्लोर बिलो विच मार्केट प्राइस कैन नॉट फॉल। दिस वन प्राइस पॉलिसी took its final shape in around 1974 to 76। एक्चुअली हुआ ये कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन तो हमने 1965 में बना दिया, खरीदना भी उस टाइम पे शुरू कर दिया, स्टैट्यूटरी प्राइसेस हम लेके आ गए, लेकिन एक फाइनल पॉलिसी सी नहीं बन पाई। सीएससीपी बन गया था लेकिन एक फाइनल सी पॉलिसी नहीं बन पाई। लेकिन जिस तरह का एमएसपी आप आज देखते हैं ना, वो फाइनल जो शेप उसे दी गई वो स्टार्टिंग कब की गई, 1974 से 76 में। लेकिन प्राइसिंग पॉलिसी की स्टार्टिंग जो है वो इसके साथ ही 1965 में कर दी गई थी। एमएसपी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू गिव financial stability into the agricultural system and encourage production, because फार्मर को प्राइस नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करना चाहेगा। इसीलिए कि मिनिमम इंश्योरिटी देने के लिए फार्मर्स को इन प्राइसेस को इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही साथ इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए स्टेप लिया गया, बिकॉज हमारे पास अगर बफर स्टॉक होगा तभी तो हम क्या कर पाएंगे, किसी इमरजेंसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए जो हमारी डिमांड होगी उसके लिए रेडी हो पाएंगे। ये थे एमएसपी। कब स्टार्ट किए गए आपको मैंने बता दिया। अब क्रॉप्स की बात कर लेते हैं कि एमएसपी के अंदर कितनी क्रॉप्स कवर होती हैं। सो क्रॉप्स की बात करेंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस आर अनाउंस्ड फॉर 23 कम्युनिटीज। 23 कम्युनिटी के डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीएससीपी। ध्यान रखना, जो हमारा एमएसपी है उसको रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करता है सीएससीपी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन। ये भी ध्यान रखना है कि जो एमएसपी है वो डिसाइड होके पब्लिश होके आपके सामने कब आ जाते हैं, बिफोर द सोइंग सीजन। जून मंथ के अंदर क्या हो जाता है, जो खरीफ के प्राइसेस हैं वो आ चुके होते हैं। अक्टूबर मंथ के अंदर जो आपके रबी के प्राइसेस हैं वो आ चुके होते हैं। व्हाई? बिकॉज जस्ट बिफोर द सोइंग सीजन वो अनाउंस होते हैं। अनाउंस करने के लिए डिसाइड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि रिकमेंड करता है सीएससीपी। रिकमेंड का मतलब क्या करना, सिफारिश करना कि इतना होना चाहिए, लेकिन कितना होगा उसकी अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इस 23 क्रॉप के अंदर 22 तो मैंडेटेड क्रॉप्स है, साथ ही साथ एक क्रॉप जिसके लिए एमएसपी ना अनाउंस होके वी हैव अ डिफरेंट प्राइसिंग पॉलिसी, जिसे एफआरपी कहा जाता है। फुल फॉर्म क्या है, फेयर एंड रिमर्नेटिव प्राइसेस। एफआरपी वो किसके लिए डिसाइड होता है, शुगर केन के लिए। तो 22 प्लस 1 टोटल एमएसपी के अंडर में कितनी क्रॉप्स होगी, 23, जिसके अंदर 7 सीरियल्स क्रॉप आती है, 5 पल्सेस आते हैं, 7 ऑयल सीड और 4 कमर्शियल क्रॉप्स आती हैं।
इन 4 कमर्शियल क्रॉप के अंदर कौन कौन आता है? कॉटन, शुगर केन, कोपरा और रोड जूट आ जाता है। बाकी ऑयल सीड, पल्सेस, सीरियल्स के आगे लिखा गया, आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये याद कीजिए 23 क्रॉप्स है। ये रिकमेंड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीसीईए के साथ मिलकर डिसाइड करता है। सर सीसीईए क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, और ये उसके अंदर सीरियल, पल्सेस, ऑयल सीड और उसकी कमर्शियल क्रॉप्स है। आगे चलते हैं। हु अनाउंस एंड डिसाइड्स एमएसपी? तो आपको जैसा कि बताया, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीसीईए डिसाइड करता है एमएसपी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो सीएसीपी जो रिकमेंड कर देता है, उसके बेस पे सीसीईए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर क्या करते हैं? एमएसपी को डिसाइड करते हैं। क्या था? कितनी क्रॉप्स है, कौन रिकमेंड कर रहा है, कौन डिसाइड कर रहा है, बात आपको समझ आ गई होगी। मेथड्स की बात कर लेते हैं। अगर एमएसपी कैलकुलेट जो होता है वो किस मेथड से होता है? वैसे तो इकोनॉमिक्स अगर आपने पढ़ा है तो अलग अलग मेथड होते हैं, इनके लिए अलग अलग मेथड्स को फॉलो किया जाता है, लेकिन एमएसपी के लिए 3 मेथड है, जिसमें से 2 यूज किए गए हैं, तीसरे को रिकमेंड किया गया। किसने रिकमेंड किया वो आगे बताता हूं। पहले कोस्ट A2 जो है, या फिर आप इसे A2 मेथड कह दीजिए, इसकी बात करता हूं। आप सिंपल सा याद कर लीजिए, A2 का मतलब है इनपुट कॉस्ट। अब इनपुट्स क्या होते हैं? इनपुट्स की बात करेंगे तो इनपुट्स के अंदर कौन आ जाता है? इनपुट्स के अंदर आ जाता है आपका सीड आ सकता है, मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, इरिगेशन है, लेबर है, मशीनरी है ना, डीजल पेट्रोल खर्चा है, ये सब इनपुट्स के अंदर आ जाएंगे। तो A2 कॉस्ट क्या कैलकुलेट करेगा? सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे कितना खर्चा आया है, और वो टोटल खर्चा पर क्विंटल के हिसाब से निकाल दिया जाएगा, जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। पर एकड़ या पर हेक्टेयर का जो खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है, जबकि पर क्विंटल का जो खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्विंटल में निकाल लिया जाएगा। दीज आर द कॉस्ट ऑफ द फार्मर एक्चुअली पेज आउट ऑफ हिज हर पॉकेट फॉर बाइंग वेरियस इनपुट्स एंड लेबर। तो अलग अलग इनपुट्स और लेबर को लेने के लिए जो फार्मर ने पैसा लगाया है वो इनपुट कॉस्ट हो गया। ओनली इनपुट कॉस्ट कैलकुलेट किया जाता है किसके अंदर? A2 मेथड के अंदर, जिसे कॉस्ट A2 या A2 कॉस्ट या A2 मेथड कह दिया जाता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर फैमिली लेबर को काउंट नहीं किया गया, बिकॉज फैमिली लेबर, जो पूरी फैमिली की लेबर खेत पे काम कर रही है, जो फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको पैसा तो नहीं दिया अपनी जेब से, लेकिन उनकी भी तो जो लेबर है उसकी वैल्यू है ना, तो उससे कैलकुलेट किया जाता है A2 प्लस FL मेथड के अंदर। A2 का मतलब तो वही है इनपुट कॉस्ट, FL का मतलब क्या हो गया? फैमिली लेबर। सो इन एग्रीकल्चर farmer also use a lot of family labor and if their cost is imputed and added to cost A2, अगर आपने A2 के अंदर फैमिली लेबर की वैल्यू भी ऐड कर दी तो वो आपका कॉस्ट कौन सा बन गया? A2 प्लस FL मेथड बन गया। क्या चेंज किया आपने इसमें? आपने इसमें A2 प्लस FL के अंदर पिछला A2 तो लेके आई हो, मतलब इनपुट कॉस्ट तो लेके आई हो, उसके साथ साथ फैमिली लेबर को ऐड कर दिया। अगला आता है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट, C2 क्या बोला जाता है? C फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, C फॉर कॉस्ट। तो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट 2 C आ गए ना, इसलिए उसे C2 मेथड बोल दिया जाता है। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर सारे कॉस्ट ही इंक्लूड हो जाते हैं, जितना भी फार्मर का खर्चा आ रहा है। आप सोचेंगे सर ये तो बात समझ आ गई कि इनपुट कॉस्ट ये आ गया, इनपुट ऑफ फैमिली लेबर, अब खर्चा कौन सा बच गया? अब खर्चा बच गया, अगर उसे लैंड का रेंट देना पड़ता है तो वो खर्चा बच गया। अगर रेंट नहीं देना पड़ता तो उसकी लैंड जो उसने ली है उस पर खर्चा किया ना, उस पे इंटरेस्ट भी तो मिलता ना उसे, तो वो इंटरेस्ट जो उसका है, लोन लेके उसने लैंड ली तो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है ना यार, और अगर रेंट पे लैंड ही ले रखी है तो रेंट देना पड़ रहा है, वो भी तो कैलकुलेट होना चाहिए। तो C2 कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के अंदर आ जाता है इंक्लूड imputed cost of family labor, imputed rent of owned land and imputed interest on owned capital। तो देखो ना इसने क्या बोला, imputed cost of family labor, FL तो आ ही गया, उसके साथ साथ imputed rent of owned land, जो रेंट आ रहा है वो भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन owned capital, जितनी कैपिटल आपके पास है जो लगी हुई है उसके अंदर, उस पे जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो भी जोड़ा जाएगा। तो सारे खर्चे जोड़ के जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट निकाला जाएगा वो कॉस्ट C2 आ जाएगा। तो याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करती है? वो करती है कॉस्ट A2 प्लस FL मेथड।
और जो हमारा स्वामीनाथन कमीशन है, जिसे आप नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स के नाम से पढ़ते हैं, 2004 में जिसे एस्टेब्लिश किया गया था, तो ये 2004 के अंदर जो एस्टेब्लिश्ड हमारा कमीशन है, कमीशन ऑन फार्मर्स है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स है, तो ये क्या रिकमेंड करता है कि C2 मेथड को यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, ये तो होगी C2 की कहानी कि C2 की कहानी नहीं यार, MSP की कहानी कि MSP क्या था, कौन डिसाइड करता है, कब आया, क्यों आया, आपको बात समझ आ गई होगी। अब जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है वो ये कि आपसे पूछ लिया जाए पेपर के अंदर कि भाई बताओ इस टाइम पे किसका MSP क्या है, तो आपको मार्केटिंग सीजन का ध्यान रखना है। मार्केटिंग सीजन, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस की बात करते हैं फॉर खरीफ क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सीजन 22-23, ये ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करनी है। कहीं उसने 21-22 कहा और तुमने करंट के चिपका दिए, गलत हो जाएगा। 22-23 मैंने यहां पे दोनों मार्केटिंग सीजन के MSP आपके लिए डाल दिए हैं। आपको मे भी वीडियो में अच्छे से विजिबल नहीं होगा, तो मैं टेलीग्राम पे इसका PDF भी शेयर करूंगा, एज वेल एज मैं इसकी क्विज भी कंडक्ट करवाऊंगा, ताकि MSP से क्वेश्चन आए तो आप बच्चे आंसर कर सके, राइट। तो MSP से 21-22 का MSP यहां पे, और ये जो करंट MSP इस टाइम पे खरीफ क्रॉप्स के चल रहे हैं 22-23, बिकॉज अभी ये चल रहे हैं, अगले जो है वो तो जून में आने वाले हैं, तब तक तुम ऑफिसर बन जाने वाले हो, तो आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। आप बोलोगे सर दोनों करने पड़ेंगे, यार ऐसा नहीं कि रट्टा लगाना पड़ता होता है, ये वाले अच्छे से याद कर लो, इनका एस्टिमेशन लेके चलो। क्यों? क्योंकि पेपर ये भी पूछ सकता है कि किस क्रॉप में ज्यादा MSP इंक्रीज हुआ, तो MSP ज्यादा इंक्रीज करने के लिए भाई इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से भी आ सकता है ना। तो दोनों का एस्टिमेशन, इसको अच्छे से याद करना है, इसको बस नजर मार लेना। ये तो खरीफ मार्केटिंग सीजन था 22-23, लेकिन रबी के लिए मार्केटिंग सीजन कौन सा बन जाएगा? 23-24 बनेगा ना, बिकॉज रबी तो अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है ना। आप इस वीडियो को जनवरी के अंदर देख लें, रबी तो मार्च अप्रैल के अंदर हार्वेस्ट होने वाला है, तो जो मार्केटिंग सीजन आएगा उसके लिए वो 23-24 आएगा। सो रबी क्रॉप्स की बात करते हैं, जो करंट MSP इस टाइम पे चल रहा है, हालांकि मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा होने के कारण वीट का अच्छा खासा रेट आपको मिल रहा है, लेकिन हाँ वीट का जो गवर्नमेंट की साइड से रबी मार्केटिंग सीजन 23-24 का MSP है वो 2125 है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वीट का MSP इस बार पूछ लिया जाएगा और सब बच्चे आंसर कर देंगे, क्योंकि इस बार वीट की काफी चर्चा है। और वीट से अगर MSP से क्वेश्चन ना पूछा गया तो वीट कल्टीवेशन से पूछ लिया जाएगा। सर क्या वीट का साइंटिफिक नेम पूछेंगे? भाई साहब वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वीट हुआ, मिलेट्स हुआ, ये काफी चर्चा में रहा है। उसके साथ हॉर्टिकल्चर में जम्मू कश्मीर वाली क्रॉप्स काफी चर्चा में रही है, तो जो चर्चा में है ना यार, प्लीज उनको जरूर स्टडी कीजिएगा। तो ये हमारे हो गए रबी मार्केटिंग सीजन के। इससे पहले मैंने आपको बताया खरीफ मार्केटिंग सीजन के, इसके नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, और प्लीज मेक श्योर क्विज को भी अटेंड कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा अगर कोई डाउट होगा तो, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो टॉपिक है वो मैं तो डिसाइड कर ही चुका हूं, लेकिन आपको लग रहा कोई और वीडियो भी चाहिए वो भी लिख देना, सो दैट अगली 2-3 वीडियो के बाद मैं आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं। बिकॉज कुछ तो मैं पहले से प्लान करके चलता हूं, उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा, बट कुछ वो जो आप कहेंगे वो भी करता रहूंगा। तो MSP को पढ़िए अच्छे से, और पढ़ना मत छोड़िए, पढ़ते रहिए, बिकॉज ये कुछ दिनों का, कुछ महीनों का जो हार्ड वर्क है ना, पूरी जिंदगी आपकी सेटल कर देगा। तो आलसी बन के मत बैठिए, कंफर्ट जोन के अंदर मत जाइए, बस जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद, जय भारत।